सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल क्लास 10th CBSE में। तो यार आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया हमारे स्कूल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप नोट्स विद एक्सप्लेनेशन उतना जल्दी अपलोड कर दें ताकि हमारी प्रिपरेशन टाइमली हो पाए। तो यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जैन खत्म होने से पहले मैं आप सभी के साथ साइंस एंड सोशल साइंस के नोट्स विद एक्सप्लेनेशन शेयर कर पाऊँ। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि अभी मेरी खुद की कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी अपनी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के मैं आप सभी के लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। एंड एक और चीज़, आप में से कुछ स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे थे कि भैया क्या आपके नोट से पढ़ के हम टर्म 2 एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं या नहीं। तो यार अगेन मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स आप सभी के साथ शेयर किए जाते हैं वो एक दिन में तैयार नहीं होते। इनको बनाने के पीछे एक प्रॉपर रिसर्च होता है, यानी कि पहले मैं पर्सनली काफ़ी सारे बुक्स को पढ़ता हूँ इंक्लूडिंग NCERT एंड एसचंद। उसके बाद प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखता हूँ एंड इन सभी चीज़ों को देखते हुए नोट्स में तैयार करता हूँ ताकि नोट्स में कुछ भी ऐसा छूट ना पाए जो कि एग्ज़ाम में आता हो। मेरे खुद के 10th में 92% थे एंड ऑफलाइन में 2 साल पढ़ा चुका हूँ, तो इतना आइडिया लग चुका है कि एग्ज़ाम में क्या आता है एंड कहाँ से आता है, राइट। तो मैं आप सभी को इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इन नोट्स के थ्रू अपनी पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप टर्म 2 एग्जाम में 38, 39, 40 के अराउंड स्कोर करोगे। तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि नोट्स कैसा है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, राइट। तो टॉपर हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ में हम कर चुके हैं साइंस के 3 चैप्टर्स, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बायो का नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा इनहेरिटेंस के बारे में, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, यानी कि किस तरह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें कि हम जानेंगे अ फेमस रिसर्च ऑन इनहेरिटेंस दैट इज़ मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल के मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे मेंडल्स के 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फिर देखेंगे हाउ डू दीज ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड द लास्ट टॉपिक है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था वेरिएशन के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल के बीच में आने वाले डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन है सेक्सुअल केस में कम रहता है एंड सेक्सुअल केस में ज़्यादा रहता है। एंड इन्हीं छोटे छोटे वेरिएशन की वजह से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म होते हैं न्यू स्पीसीज़, जिसको कि हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो देखो, ये तो हो गए चेंजेस, लेकिन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं हेरिडिटी, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो देखो, इस चैप्टर में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। फर्स्ट था आपका हेरिडिटी एंड सेकंड था आपका इवोल्यूशन। लेकिन इस साल इवोल्यूशन टॉपिक आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे हेरिडिटी जो कि आपका टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है, राइट। तो देखो, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस की मैकेनिज्म की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स, यानी कि जो आपका चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो जेनेटिक्स के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि किस तरह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखो, इनहेरिटेंस के ऊपर एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट जिनका कि नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिस वजह से उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने काफ़ी फेमस रिसर्च किया था ऑन पी प्लांट्स, जिसको कि हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले के लोगों का मानना था कि अगर हम एक टॉल बॉडी एंड शॉर्ट बॉडी के बीच में क्रॉस करवाएं तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो मीडियम हाइट का होगा, राइट। ऐसा लोगों का सिर्फ मानना था, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल जैसे साइंटिस्ट की वजह से हमें इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझने का तरीका पता चल पाया। मेंडल ने अपनी पढ़ाई लिखाई मोनेस्ट्री में रह के करी थी, जहाँ पे मॉन्क वगैरह रहते हैं। वो पढ़ाई के साथ साथ एग्रीकल्चर भी किया करते थे। लेकिन जब वो पी के प्लांट को ग्रो करते थे तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता था, दैट इज़ कि कुछ पी के प्लांट्स टॉल हैं, कुछ डॉर्फ हैं, किसी के फ्लावर्स वायलेट हैं, किसी के वाइट हैं, किसी के सीड येलो हैं, किसी के सीड ग्रीन है, किसी के सीड राउंडेड है एंड किसी के सीड रिंकल्ड है। इस पैटर्न को वो काफ़ी समय से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है इस पैटर्न को समझने की, यानी कि कुछ प्लांट्स टॉल क्यों होते हैं, कुछ डॉर्फ क्यों होते हैं, किसी के फ्लावर्स वायलेट क्यों होते हैं, किसी के वाइट क्यों होते हैं, किसी के सीड येलो क्यों होते हैं, किसी के सीड ग्रीन क्यों होते हैं, किसी के सीड राउंडेड क्यों होते हैं, किसी के सीड रिंकल्ड क्यों होते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर एक स्टडी स्टार्ट करी, राइट। इस स्टडी के थ्रू वो ये चीज़ पता करना चाहते थे कि किस तरह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, यानी कि कैरेक्टर्स। तो देखो, इस स्टडी के लिए वो किसी और प्लांट्स को भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, राइट। तो देखो, सिंपल रीज़न तो ये है कि वो काफ़ी समय से पी प्लांट को ग्रो कर रहे थे एंड उनमें काफ़ी सारे पैटर्न उन्हें देखने को मिलता था, जिस वजह से उन्हें इंटरेस्ट आया था उसमें, राइट। लेकिन जो एग्जैक्ट रीज़न है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि पी प्लांट्स में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सेकंड है आपका शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, यानी कि पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है। थर्ड है आपका फर्टिलाइजेशन कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते थे, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को वो कंट्रोल कर सकते थे।
तो ये 3 रीज़न है जिस वजह से उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया एंड दूसरे प्लांट को सिलेक्ट नहीं किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेंडल के 2 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, सेम स्पीसीज़ के 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना जिसमें कि हम 1 कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं स्टडी के लिए, इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट, इसमें हम एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ हाइट। एंड ऐसा क्रॉस जिसमें कि हम 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं स्टडी के लिए, इस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ सीड्स, दैट इज़ राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीड्स। तो चलिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले एक्सपेरिमेंट को किया था। तो देखो, उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट किया एक प्योर टॉल प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट जिसका कि अगर हम सेल्फिंग कराएं तो खाली टॉल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो। सेकेंड लिया उन्होंने प्योर डॉर्फ प्लांट। तो जब उन्होंने दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो उन्होंने क्या देखा, जो फर्स्ट जनरेशन तैयार हुई वो सारी टॉल थी। अब सारे प्लांट्स टॉल देख के वो कंफ्यूज हो गए कि जो डॉर्फ प्लांट है इसके कैरेक्टर्स कहाँ गए, राइट। एंड साथ में उनके मन में एक और क्वेश्चन आया कि ये जो F1 जनरेशन के टॉल प्लांट है वो प्योर टॉल है या उससे डिफरेंट है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराई। F1 की सेल्फिंग से जो प्लांट प्रोड्यूस हुए, दैट इज़ F2 जनरेशन, उनमें से ज़्यादातर जो प्लांट्स थे वो टॉल थे एंड कुछ प्लांट्स डॉर्फ थे। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेंडल ने F2 जनरेशन को समझने के लिए 100 प्लांट्स ग्रो किए, तो उन्होंने क्या देखा कि उनमें से जो 75 प्लांट्स थे वो टॉल थे एंड ओनली 25 प्लांट्स डॉर्फ थे। दैट इज़ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट के बीच का जो रेशियो था वो था 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, दैट इज़ F1, उसमें सारे प्लांट्स टॉल थे, यानी कि टॉलनेस ने डॉर्फनेस को डोमिनेट किया। तो टॉलनेस को उन्होंने नाम दिया डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फनेस को उन्होंने नाम दिया रेसेसिव कैरेक्टर, यानी कि टॉलनेस के सामने डॉर्फनेस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। साथ में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन में ज़्यादातर प्लांट्स टॉल थे एंड कुछ प्लांट्स डॉर्फ थे। दैट इज़ टॉल एंड शॉर्ट के बीच का जो रेशियो था वो था 3:1। तो देखो, F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे एंड जो प्योर टॉल था उसके बीच में डिफरेंस था, इसलिए उन्होंने प्योर टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल T से एंड F1 जनरेशन वाले टॉल प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया कैपिटल T एंड स्मॉल t से। तो इस तरह से आपके पास 2 तरह के रेशियो बनेंगे। फर्स्ट है आपका फिनोटाइप रेशियो, सेकंड है आपका जीनोटाइप रेशियो। फिजिकल अपीयरेंस को हम कहते हैं फिनोटाइप एंड फिजिकल अपीयरेंस के जेनेटिक कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं जीनोटाइप। तो देखो, F2 जनरेशन में जो प्लांट्स थे वो फिजिकली 2 टाइप के प्रोड्यूस हुए थे, दैट इज़ टॉल एंड डॉर्फ, जिनका रेशियो था 3:1। लेकिन अगर बात करें जेनेटिक कंट्रीब्यूशन की तो वो आपका 3 टाइप्स का है। फर्स्ट है आपका कैपिटल T यानी कि टॉल, कैपिटल T स्मॉल t यानी कि टॉल, स्मॉल t यानी कि डॉर्फ। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। तो किसी भी जनरेशन की जीनोटाइप आप पुनेट स्क्वायर मेथड से इजीली पता कर सकते हो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट है आपका डोमिनेंट ट्रेट। तो देखो, ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर लेता है उस कैरेक्टर को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट है आपका रेसेसिव ट्रेट। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता उस तरह के कैरेक्टर को हम कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। पी प्लांट के केस में डोमिनेंट के एग्जांपल हो गए टॉल, वायलेट, येलो, राउंड एंड रेसेसिव के एग्जांपल हो गए डॉर्फ, वाइट, ग्रीन, रिंकल्ड। नेक्स्ट है जीनोटाइप। तो किसी भी ऑब्जर्वेबल ट्रेट के जेनेटिक कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं जीनोटाइप। लास्ट है आपका फिनोटाइप। तो किसी भी इंडिविजुअल के ऑब्जर्वेबल ट्रेट को हम कहते हैं फिनोटाइप, फॉर एग्जांपल हाइट, कलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मेंडल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो देखो, ऐसा क्रॉस जिसमें कि हम 2 कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं स्टडी के लिए, उस तरह के क्रॉस को हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, मेंडल ने इस क्रॉस को करने के लिए 2 तरह के प्लांट्स लिए। फर्स्ट प्लांट वो लिया जिसका कि सीड राउंड एंड ग्रीन था एंड सेकंड ऐसा प्लांट लिया जिसका कि सीड रिंकल्ड एंड येलो था। जब उन्होंने इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन तैयार हुई है वो सारी राउंड एंड येलो सीड प्लांट्स है, यानी कि राउंड एंड येलो ने डोमिनेट कर दिया ग्रीन एंड रिंकल्ड को। उन्होंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो राउंड कलर के सीड थे वो ग्रीन थे एंड रिंकल्ड कलर के जो सीड थे वो येलो थे, लेकिन F1 जनरेशन में जो राउंड कलर के सीड थे वो येलो थे, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराई एंड F2 जनरेशन को प्रोड्यूस किया। उन्होंने ये देखा कि कुछ प्लांट्स राउंड एंड येलो हैं, कुछ प्लांट्स राउंड एंड ग्रीन हैं, कुछ प्लांट्स रिंकल्ड एंड येलो हैं एंड कुछ प्लांट्स रिंकल्ड एंड ग्रीन हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो F1 प्रोजेनी है वो राउंड एंड येलो है, दैट इज़ राउंड एंड येलो ने डोमिनेट किया रिंकल्ड एंड ग्रीन को एंड जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो की। तो उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो थे वो राउंड एंड येलो थे, कुछ प्लांट्स राउंड एंड ग्रीन थे, कुछ प्लांट्स रिंकल्ड एंड येलो थे एंड बहुत कम प्लांट्स रिंकल्ड एंड ग्रीन थे। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मेंडल ने F2 जनरेशन को समझने के लिए टोटल 550 पी प्लांट्स ग्रो किए। उनमें से उन्होंने ये देखा कि 315 प्लांट्स जो हैं वो राउंड एंड येलो हैं, 108 प्लांट्स जो हैं वो राउंड एंड ग्रीन है, 101 प्लांट रिंकल्ड एंड येलो है एंड कुछ प्लांट्स दैट इज़ 32
रिंकल्ड एंड ग्रीन है। इसका मतलब इनके बीच का रेशियो कितना हो गया, 9:3:3:1। अगर बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। इस पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू आप इजीली जीनोटाइपिक रेशियो पता कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर सीड्स जो है वो है राउंड एंड येलो, कुछ है राउंड एंड ग्रीन, कुछ है रिंकल्ड एंड येलो एंड बहुत कम है ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो लगभग 7 साल पी प्लांट के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ लिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एंड थर्ड लॉ लिया गया है डाईहाइब्रिड क्रॉस से। तो फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जब भी प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट आपस में क्रॉस करेंगे तो एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जिसको कि हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसको कि हम कहेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम दूसरे वर्ड्स में ट्रेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जब भी कभी हाइब्रिड प्लांट्स आपस में क्रॉस करेंगे तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो सेपरेट होकर डिफरेंट जीन बनाएंगे, जो कि हुआ था F2 जनरेशन में इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थर्ड एंड द लास्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि राउंड सीड हमेशा येलो ही होगा या फिर वो ग्रीन ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो देखो, अभी तक मैंने डिस्कस किया मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स, जिनसे कि उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब भी कोई 2 पेरेंट बॉडी आपस में क्रॉस करती है तो उससे जो प्रोजेनी तैयार होती है उसमें दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। किसी के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाते हैं एंड किसी के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाते। जिसके कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं उसे हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट एंड जिसके कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाते उसे हम कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। लेकिन उस समय न्यूक्लियस, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, इन सभी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी, तो लोगों को एग्जैक्ट ये पता नहीं था कि ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। मेंडल को सिर्फ इतना पता था कि ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है जिस वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो पाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो पाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो देखो, जब न्यूक्लियस की खोज हुई तो उसके बाद लोगों को डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, इन सभी के बारे में पता चला। तो देखो, डीएनए एक ऐसा मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर जिसके पास के किसी भी प्रोटीन को बनाने का इन्फॉर्मेशन रहता है। अलग अलग प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए पे अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं जीन। तो देखो, जीन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है बाय सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें हाइट की, तो अगर जीन हाइट के लिए एफिशिएंट प्रोटीन बनाएगा तो हाइट टॉल होगा, एंड अगर एफिशिएंट प्रोटीन नहीं बनाएगा हाइट के लिए तो हाइट शॉर्ट होगा, यानी कि जीन कंट्रोल्स द कैरेक्टर। तो देखो, जब 2 पेरेंट बॉडी आपस में क्रॉस करेंगे तो एक सिंगल जीन तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, ना ही एक सिंगल डीएनए ट्रांसफ़र होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि न्यूक्लियस में बनता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि सारे जीन होते हैं, सारे डीएनए होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो जब भी कोई प्रोजेनी तैयार होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपी आती है, एक कॉपी आती है मदर से एंड एक कॉपी आती है फादर से। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो, किसी भी ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिटरमाइन करना कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें टर्टल की, तो उसमें टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो एग है वो मेल बनेगा या फीमेल। अगर एग के सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रहता है तो वो मेल बन जाता है, एंड अगर ज़्यादा रहता है तो वो फीमेल बन जाता है। अगर बात करें स्नेल्स की, तो स्नेल्स अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। एंड अगर बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में जेनेटिकली सेक्स डिटरमाइन होता है। तो देखो, हमारी बॉडी में टोटल होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से कि एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं XX से एंड मेल में रिप्रेजेंट करते हैं XY से। तो जब भी मदर फादर के गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो अगर XX के साथ फ्यूज़ करेगा तो फीमेल बॉडी बनाएगा, एंड अगर XY के साथ फ्यूज़ करेगा तो बनाएगा मेल बॉडी, यानी कि दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं कि ऑफस्प्रिंग बॉय होगा या गर्ल। तो अगर बात करें सेक्स ऑफ चिल्ड्रन की, तो वो डिपेंड करता है फादर के जीन पे, ना कि मदर पे। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो चुका है फिनिश। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर में इस बार ओनली 2 एक्टिविटीज़ आ रही हैं, जो कि है आपका एक्टिविटी 9.1 एंड एक्टिविटी 9.2। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 9.1। तो इसमें आपको कह रहा है कि आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के ईयर को ऑब्जर्व करना है एंड देखना है कि किसके फ्री ईयर लोब्स हैं एंड किसके अटैच्ड ईयर लोब्स हैं, एंड इसकी एक परसेंटेज भी आपको कैलकुलेट करनी है। एंड साथ में आपको उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के भी ईयर लोब को ऑब्जर्व करना है एंड दोनों को आपस में कोरिलेट करना है। तो जब आप ये ऑब्जर्व करोगे अपनी क्लास में, तो आप ये देखोगे कि किसी के फ्री ईयर लोब्स हैं एंड किसी के अटैच्ड ईयर लोब्स हैं, लेकिन फ्री ईयर लोब्स आपको ज़्यादा परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 67% लगभग आपका फ्री ईयर लोब देखने को मिल जाएगा एंड 33% आपको अटैच्ड ईयर लोब देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें इन ट्रेट्स की, तो फ्री ईयर आपका डोमिनेंट ट्रेट हो गया एंड अटैच्ड ईयर आपका रिसेसिव ट्रेट हो गया।
नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्टिविटी है आपका 9.2। तो इसमें आपको कह रहा है कि F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1, इसको आप कैसे कन्फर्म करोगे, राइट। तो देखो फिनोटाइपिक रेशियो तो हम फिजिकली देख के बता सकते हैं, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो पता करने के लिए आपको फर्दर क्रॉस करने होंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखो आप क्या करोगे कि F2 जनरेशन को प्योर रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस कराओगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैपिटल टी कितना परसेंट है, कैपिटल टी कितना परसेंट है, एंड स्मॉल टी कितना परसेंट है, जिससे कि आपको जीनोटाइपिक रेशियो पता चल जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता है फिनिश। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच सके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये नोट्स खुद से बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि खुद से लिखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ भी आती है एंड काफ़ी समय तक याद भी रहती है। लेकिन अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है, एंड साथ में ओनली 20 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको इस चैप्टर के नोट्स का PDF मिल जाएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।